Hello students, welcome to you all. In this video we will discuss about the science chapter 1 part 2nd of crop production and management. So, इसमें हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहले स्लाइड आ रही है आपके पास, that is application of manures and fertilizers. Crop plants obtain the requirement of minerals, nutrients from the soil. Continuous growing of crops in the successions renders the soil deficient in the nutrients. This reduces the crop yield. तो क्रॉप्स क्या करता है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से ले रहे हैं, वो सॉइल से ले रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें लेने हैं. तो जब ये बार बार हम क्रॉप अगर यील्ड कर रहे हैं एक ही फील्ड के अंदर, डिफरेंट क्रॉप्स अगर हम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं, इनको अगर हमें वापस लाना हो तो हमें क्या करना, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इफ़ द फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. और ये जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कल्टीवेशन को रोकना पड़ेगा कुछ समय के लिए. तो फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अलाउिंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स एंड इज टू लीव लैंड फ्री for one or more season. The dead plants and animals and other organic matter that get collected on the field are decomposed by microorganisms. Therefore, the nutrients are returned. तो फील्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, न्यूट्रिशन कैसे लेगी सॉइल. तो इसका ये तरीका है कि जब हम खेती को, फील्ड को एक सीज़न के लिए अगर हम छोड़ते हैं, नहीं करते हैं एक बार के लिए, तो उसमें जो भी चारा उगता है या कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स आते हैं या कोई एनिमल्स अगर मरता है, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं बहुत सारे, इन सबको क्या करते हैं, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर लेते हैं उसी फील्ड में. तो जब उसी फील्ड में डिकम्पोज करते हैं तो वो मिट्टी क्या करती है, वापस ह्यूमस गेन करती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेती है. रिटेन टू द सॉइल. सिंस फील्ड कैनॉट बी लेफ्ट uncultivated because of economic reasons, farmers have been adding certain substances to the soil to replenish the soils with nutrients. अब खेती को एक सीजन के छोड़ना ये तो पॉसिबल होगा नहीं, कि फार्मर्स को, हाँ कंट्री की नीड तो है, लेकिन फार्मर्स को अपनी इकोनॉमिक स्टेटस भी चेक देखनी है, वो इनकम कहाँ से करेंगे. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं. एंड अनदर मेथड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल डेफिशिएंसी इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग. The practice of growing of two or more crops simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping. तो mixed cropping की definition आ गई. The practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉप कर सकते हैं. भाई एक ही फसल ना करे, उसके साथ दूसरी फसल और कर ले. तो इट इज़ एन एज old practice in our country. Farmer used to mix the seeds of two crops and sown in the field. The crops are chosen in such a way that the products and waste materials from one crop help in the growth of the other crop. और क्रॉप भी अगर साथ में कर रहे हैं तो हमें इस तरह से सेलेक्ट करनी चाहिए थी कि एक क्रॉप दूसरी क्रॉप की हेल्प करे. कैसे? फार्मर यूज टू मिक्स द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स एंड शोन इन द फील्ड. द क्रॉप्स आर चूजन इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट उसमें से निकलेगा और जो वेस्ट मटेरियल उसका बचेगा एक क्रॉप का, वो दूसरी क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. जैसे एग्जांपल, इफ़ सीरियल क्रॉप सच एज व्हीट अगर ग्रो करें अलॉन्ग विथ लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो होना चाहिए, डेट इज पल्स. अगर चने को अगर हम ग्रो कर रहे हैं साथ में धान के साथ, गेहूँ के साथ, तो लेग्यूमिनस है. लेग्यूमिनस का मतलब हो रहा है कि जो जड़ों में होते हैं वो नोड्यूल्स बनते हैं. अगर आप मटर की या चने की खेती के एक पौधे को आप निकालोगे तो जड़ों में आपके छोटे छोटे दाने नजर आएंगे, बॉल जैसे. उसको कहता है लेग्यूमिनस. वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. जो नाइट्रोजन होता है ऑयल के अंदर उसे पकड़ते हैं, जकड़ लेते हैं. तब वो जकड़ लेते हैं तो फिर वो सॉइल के अंदर मिक्सअप करता है, तब फिर हमें गेहूं को उसकी हेल्प मिल जाती है. ठीक है. देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय सीरियल इज compensated by the addition of nitrogen in the soil by the nitrogen fixing legume. ठीक है. तो वीट को अगर नाइट्रोजन लेने में कंपनसेट यानी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नाइट्रोजन एड कौन कर सकता है, जो ग्राम
वीट के साथ ग्रो किया था। तो दिस हैज़ टू एडवांटेजेस, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड। फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई और यील्डिंग पैदावार भी ज़्यादा हुई। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. The process of adding manure and fertilizer to the soil is called manuring. Since ancient time, people have been using manure waste products of animals and plants and other natural materials to help plant growth. Manure is rich in organic matter. तो यहाँ आपका जो नोटिस करने वाला टॉपिक है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्यूरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूरिंग? मैन्यूरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूरिंग. ठीक है, तो मैन्यूर्स होते हैं क्या? मैन्यूर्स आर रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. जो नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भरपार होती है. एंड मैन्यूर्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैन्योर. थ्री काइंड्स होते हैं: फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर. फार्म यार्ड मैन्यूर्स कंसिस्ट ऑफ कैटल डंक, जो जानवर हमने पाल रखे उनका वेस्ट मटेरियल्स, यूरिन उनकी, रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रो यानी जो चारा बच जा रहा है उसके बाद जो खाने का जो बचता है वो, और फार्म यार्ड वेस्ट है ना. कोई फार्म है ना, उसमें जितना वेस्ट हो रहा है, कोई चारा उग रहा हो या कोई जो भी वेस्ट मटेरियल है वेजिटेबल्स का हो, वो सारा, ऑल दीज आर मिक्सड एंड अलाउड टू ड्राई इन द सन. इन सभी को कलेक्ट करके एक जगह रख दिया जाता है ताकि वो सूखे और डिकम्पोज हो, फिर उसे एक मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, कंपोस्ट is a manure obtained by the decomposition of dead plants and animal waste. The process of producing compost is called composting. Dead plants और animal के waste को, dead plants और animal के waste को decompose करवाना with the help of earthworm, उसे कहा जाता है composting. Green manure consists of green plants which are plowed along with soil. Generally, quick growing leguminous plants are used as a green manure. जो जल्दी से उग जाए और leguminous है ना, जैसे मटर की ले लेते हैं हम और ग्राम ले लेते हैं, इनको क्या थोड़ा सा ग्रो किया जाता है, बड़ा किया जाता है. हल्के हल्के पौधे, जब ये हल्के हल्के पौधे बन जाते हैं, ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. फिर इनके ऊपर वापस क्या चला जाता है, हल चला दिया जाता है, ताकि क्या वो जो पौधे हैं वापस मिक्सअप हो जाए ज़मीन के अंदर और क्या इंक्रीज कर दे, फर्टिलिटी. इसके बाद फिर दूसरे जो क्रॉप हमें करना होता है, फार्मर वो सीड सोन करता है उस फील्ड के अंदर. So यहाँ in this table we will learn about the difference between manures and fertilizers. ये टेबल नोटिस करने लायक है नोट्स के लिए. फर्स्ट, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. ऑब्वियसली नेचुरल है ये, जो कैटल वेस्ट आ रहा है और प्लांट रेसिड्यूज, पत्ते हो गए, जड़ें हो गई, स्टेम्स हो गई, ये रेसिड्यूज कहलाते हैं प्लांट्स के. इन सब का जो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है वो मैन्योर कहलाते हैं. इसी तरह फर्टिलाइजर्स क्या है, वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो इंसानों के द्वारा बनाए गए. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. फील्ड का मतलब हुआ कि जहाँ हम एनिमल्स को रख रहे हैं वहाँ पे हम ये मैन्योर तैयार कर सकते हैं. उनके वेस्ट को इकट्ठा कर लो साइड में. लेकिन फर्टिलाइजर्स हम घर पे नहीं कर सकते, वो केमिकल्स वो फैक्ट्रीज में होते हैं. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल एज इट्स प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल. ठीक है ना, क्वालिटी बढ़ाता है ना, उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बढ़ाता है सॉइल की. कैसे? उसमें ह्यूमिडिटी और ह्यूमस को इंक्रीज करके. बट फर्टिलाइजर क्या करता है, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. नमी प्रोवाइड नहीं करवाता ये. It restores the water retention ability of the soil. So manure restores the water retention ability of the soil. वाटर को, पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. इधर साइड फर्टिलाइजर, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल. इट इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. मैन्योर्स स्लोली प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और जबकि फर्टिलाइजर्स हैं वो तेज़ी से प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल के साथ. इट इज़ बल्कि, सो इट ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी. अब हम खाद जो घर पे इकट्ठा करते हैं उसे ईजी नहीं होता फील्ड तक ले जाना, लेबरिंग लगती है. और फर्टिलाइजर्स को ईजी होता है ट्रांसपोर्ट करना क्योंकि वो बैग्स के अंदर आते हैं. इट कैनॉट बी स्टोर्ड इन अ हाउस. घर के अंदर नहीं रख सकते, यानी हमें जहाँ एनिमल्स रख रहे हैं घर से दूर, वहाँ हम इकट्ठा करते हैं. एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन द हाउस. और बैग्स में होते हैं तो हम इनको घर में भी रख सकते हैं फर्टिलाइजर्स को.
इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म्ड स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और हमें तुरंत अगर हमें चाहिए मैन्योर तो हमें वो पॉसिबल नहीं, इसके लिए टाइम लगता है डिकम्पोजिशन करने के लिए। बट फर्टिलाइजर्स हमें इजीली मिल जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बनता है और शॉप्स में मिल जाता है। इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी। मैन्योर्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और फर्टिलाइजर्स हमें बहुत कम चाहिए। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इनकी भरमार होती है फर्टिलाइजर्स में, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैन्योर से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को तजुर्बा देते हैं, उसे परफेक्ट मानते हैं। इसलिए फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर्स बेटर देन मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़। फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन कैनाल्स। स्प्रे मशीन आती है, टैंक होती है, उसे स्प्रे कर सकते हैं। अब हैज़ार्ड्स क्या, नुकसान क्या है फर्टिलाइजर्स की, ये है कि दो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, मेज एंड राइस, है ना। फर्टिलाइजर्स की हेल्प से इनकी ग्रोथ तो बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचाते हैं कि फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर ही मिक्सअप है ना, तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ाते हैं, है ना। पौधे हमने हार्वेस्ट कर दिए, सॉइल के अंदर कुछ रह भी गया हो, पानी आ रहा हो, पानी से फ्लो होकर वो जा रही हो, और पानी जहाँ पे भी इकट्ठा होगा, चाहे पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, उनमें क्या करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक टू बी नोटेड इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, है ना, इसकी क्वालिटी इंक्रीज करता है। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर को पकड़ के रखने की, जकड़ के रखने के लिए। दे मेक द सॉइल porous due to which the exchange of gases in the soil improves। porous यानी छिद्रित, छिद्रित जहाँ पे पार्टिकल्स, यानी किसी चीज़ में अगर हम कोई पेपर है उसमें आप सुई से आप बहुत सारे छेद करते जाओ, छोटे 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 छोटे, उसको कहा जाता है पोरस। तो उसमें क्या होगी, हवा आर पार होने स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से सॉइल के अंदर क्या करते हैं, मैन्योर्स पोरस बनाते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज ईजी हो। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का एक्सचेंज जल्दी हो। Increased aerations increases the number of soil friendly organisms like the earthworm and microbes। और जब चीज़ ये porous रहेगी तो एनवायरनमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इजीली प्रोड्यूस हो जाएंगे और अर्थवॉर्म को भी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन। Another method of replenishing the soil with nutrients is by crop rotation। Crop rotation is the method of growing different crops alternately on the same field। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन आ गई है। Crop rotation is the method of growing different crops alternately on the same field। For example, the farmers grow crops like wheat or barley in the say first year। This is followed by growing leguminous plant in the pea or soybean in the next season। पहले सीजन में अगर आपने गेहूँ ग्रो किए तो नेक्स्ट सीजन आप गेहूँ नहीं करें, क्या करें हम, सोयाबीन या फिर पी, जो लेग्यूमिनस हैं, है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ सकते हैं सॉइल के अंदर, ऐसे पौधों को हमें ग्रो करना चाहिए। तो वो जो लेग्यूमिनस है वो दिखते कैसे हैं, जड़ों के अंदर उसमें होगा क्या, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये जो आपको पौधे नोड्यूल्स दिख रहे हैं, रूट नोड्यूल्स इन द रूट, ये हैं आपके लेग्यूमिनस, देखी होंगी आपने जड़ें ऐसी। तो हाउ legume plants increase fertility of soil। Certain nitrogen fixing bacteria are known to be present in the roots of legume plants। On the roots, the bacteria develop nodules called root nodules। The bacteria live in symbiotic associations with the roots of leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen। The nitrogen so fixed can be used by the plant root from the soil। This is how fertility of soil is increased by the leguminous plant। The process of converting atmospheric nitrogen into compound which can be used by plant is called nitrogen fixation। The next topic to be noted, the process of converting atmospheric nitrogen into compound which be used by the plant is called nitrogen fixation। है ना, मटर की खेती, चने की खेती आप देखेंगे, पौधा निकालोगे तो आपको उसकी जड़ों में आपको नोडल्स दिखेंगे। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, इसके कंपाउंड्स में चेंज कर देता है ताकि वो इजीली सॉइल में मिक्सअप हो जाए। इनके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, इन नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है।
नेक्स्ट है आपका इरिगेशन. Water is a key input for crop production. Supplying of water to the crop plant from the well, canal or water reservoir is known as irrigation. For the survival and proper development of crop plants, water is necessary. Each crop needs specific quantity of water at various stages of growth and fruiting. The time and frequency of irrigations varies from crop to crop, soil to soil, season to season. Irrigation यानी पानी देना, पानी पिलाना. तो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, एक निश्चित समय में पौधों को या खेती को पानी पिलाना, सप्लाई करना, ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है. अभी जो इरिगेशन हो रहा है ये वेरीज करता है, यानी अलग है. कैसे? क्रॉप टू क्रॉप. क्रॉप कैसा, उसे ज़्यादा पानी चाहिए तो हमें बार बार उसे पानी पिलाना पड़ता है. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट हार्वेस्टिंग तक उन्हें 2 बार ही पिलाना पड़ता है. सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कैसी मिट्टी है, और सीज़न पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम किस सीज़न में उसको ग्रो कर रहे हैं. नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशन जो पूर्वज हमारे कैसे करते थे. डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अप water up for irrigating the field in different regions of our country. In the some of the methods, cattle or human labor is used. Some methods are cheaper but less efficient. These days, pumps are used for lifting water. Diesel, electricity or even solar energy may be used to run the pumps. The different traditional methods of irrigation are. तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किया जाता था कि कुछ मशीन्स होती थी या फिर एनिमल्स यूज़ होते थे या फिर लेबर खुद, इंसान खुद यूज़ अपने हाथों से पानी निकाल के पिलाता. तो डिफरेंट मेथड्स हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यूज़ करते थे. तो डिफरेंट जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं. जो पहला मेथड आ रहा है वो आ रहा है पुली सिस्टम. पुली सिस्टम, इसे ये ड्रिवर पुली लिखा आपका, मेजरमेंट लिखी हुई है ना. इससे वाटर को खींचा जाए. अब ये पुली सिस्टम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो वो देखिए आप. नेक्स्ट है मॉट. देखो अभी लेदर का एक बैग बना रखा है, रस्सी बांध रखी है. इस रस्सी की हेल्प से वो कुएं के अंदर डाल रहे हैं और वहाँ से क्या है, पानी को बाहर निकाला जा रहा है. नेक्स्ट इज चैन पंप. ये जो पुली है इसके ऊपर इसको फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे देख रहे हो आप एक चैन लगी हुई, ये भी. इससे जब इसको खींचा जा रहा है तो ये पुली घूम रही है, ये अटैच है इसके साथ. ये नीचे जाएगा, पानी को उठाएगा, फिर वापस आएगा और यहाँ पे स्प्रेड करेगा. और ये कैनाल बना रखी है फॉर द इरिगेशन जो खेती में जा रही है. नेक्स्ट है आपका रहत, दैट इज पर्शियन व्हील. 2 बेल इसे व्हील को घुमा रहे हैं. ये क्या करेगी, इस व्हील को घुमाएंगे, है, इस व्हील से अटैच है. ये व्हील घूमेगा, जैसे जैसे जाएगा कुएं के अंदर पानी इकट्ठा करेगा और यहाँ पे फ्री करता रहेगा. So next is modern method of irrigation. Once the water is lifted up, method to use the water economically have been developed these days. Two of these methods, sprinkle systems and drip systems. तो जैसे जैसे समय निकलता गया टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इरिगेशन को लेके भी. तो अब हम मॉडर्न टाइम में 2 मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन. स्प्रिंकलर है क्या? इज़ यूज्ड वेयर द सॉइल कैनॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. जहाँ मिट्टी काफ़ी समय तक पानी को होल्ड नहीं कर पा रही है या फिर पानी की कमी है, वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है. रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड टू द perpendicular pipes at regular intervals. Water gets sprinkled on crop as if it is raining. एक मेन पाइप होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर एक नोजल होता है, फुहारे जिसे कहा जाता है. देखा होगा आपने किसी खेत में चलते हुए. दैट इज नॉन एज स्प्रिंकल सिस्टम. नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिस्टम. is an economically method of irrigation. This system involves providing water drop by drop at the roots of the plant. Thus, water is not wasted. This system is practiced in regions where the water availability is poor. जहाँ पानी बहुत ही कम है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है. ये एक एक बूंद क्या करता है, जड़ों में सप्लाई करता है.
ये आपका इरिगेशन सिस्टम, फुहारे चल रहे हैं देखिए। और जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पाइप चल रहे हैं ये वाले, ये आपका मेन पीदर पाइप आ चुका है, ये डिफरेंट पाइप्स चल रहे हैं, इनमें क्या है छोटे छोटे से होल कर रखे हैं जो जड़ों तक एक एक बूंद करके पानी को पिलाया जाता है। दिस इज नॉन एज ड्रिप सिस्टम। अब एग्रीकल्चर और हमने पानी पिला दिया तो क्रॉप के साथ क्या होंगे, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं वीड्स। इन द फील्ड ऑफन मैनी अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग along with the crop plants. All plants other than crops are called weeds. Weeds are unwanted, uncultivated plants or pests which grow along with cultivated plants on their own. In other words, plants and pests other than crops are called weeds. Why remove weeds? तो ऐसे पौधे जिनको हम उगाते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते और हमारी ज़रूरत भी नहीं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है उस क्रॉप के साथ, उसे हम कहते हैं वीड्स। और इन वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो हटाना क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन ने पूछा वाई रिमूव वीड्स। दे आर ए थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप्स एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो कमर्शियल क्रॉप्स है जिनको हम किसी प्रॉफिट के लिए उगाते हैं उनके साथ ही कंपटीशन में लग जाते हैं। किस चीज़ का कंपटीशन, सपोज अगर कोई चारा उग रहा हो उसे भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की, उसे भी एयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से लेगा, उसी सॉइल में से लेगा। तो जब 50% अगर ये ले जाएगा तो 50% न्यूट्रिएंट ही बचा ना हमारे मेन क्रॉप के लिए, इसलिए हमें वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है। इन कंपेरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स द सीड्स ऑफ वीट्स जर्मिनेट इजीली। और ये चारा बहुत जल्दी उगता है। दिस सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, दे फ्लावर ईयरली, their seeds productions begins after a short period of growth and they produce large number of seeds. In fact, weeds take up all the nutrients and reduce the growth of crop in various ways. They also spread diseases to the cultivated plants as they become host to many insects and microorganisms. अभी जो चारा तो उग गया, ये बहुत तेज़ी से फैलता है खेत के अंदर। जब तेज़ी से फैल गया तो ये जो चारा होते हैं ये बहुत से इंसेक्ट्स के और माइक्रोऑर्गेनिजम्स का खाना होता है। तो वो क्या करेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, इन जो वीड्स हैं इनके ऊपर अपना घर बनाएंगे, होस्ट, ठीक है ना। होस्ट उसे कहा जाता है जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डिपेंड होता हो, उसे हम कहते हैं होस्ट। तो ये होस्ट बन जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और फिर इनकी ज़रिए वो हमारी जो मेन क्रॉप है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड, इसलिए हमें इसको फील्ड से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज वीडिंग। द नेक्स्ट पॉइंट फॉर योर नोट्स इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज वीडिंग। तो कुछ वीडिंग्स के नाम यहाँ आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, ये जो वीड है दैट इज एमरेंथस, जिसे कहा जाता है चौलाई, एक चारा है, उगता है जो। नेक्स्ट है आपका कैनोपोडियम, दैट इज बथुआ जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्वेलस, जिसे कहते हैं हिरन पड़ी। दिस इज वाइल्ड ऑट, जिसे कहा जाता है जंगली जाई घास। और ये दिस इज ग्रास, नॉर्मली जो घास उगती है। तो इन वीडिंग्स को हम कैसे हटा सकते हैं, वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड, बाय ट्रॉवल यानी खुरपा, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, है ना, और बाय ट्रैक्टर ड्रिवन, ठीक है ना, हैरो जिसे कहा जाता है। एंड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स, तो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं हम जिसको स्प्रे किया जाता है फील्ड के अंदर। अब स्प्रे करने का तरीका भी होता है, जैसे कि स्लाइड के अंदर आपको इमेज दिख रही हो, है ना, पीछे एक टैंक होता है जिसके अंदर वीडीसाइड को डाल दिया जाता है और फिर ये फुहारे की तरह जैसे कोई बारिश करवा रहा हो वैसे स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, फिर चारा ख़त्म हो जाता है। और जब वीड्स हट गए, क्रॉप बड़ी हो गई, अब हम उसका क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, यानी कटिंग होगी। अब हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। हार्वेस्टिंग इज येट अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर्स व्हेन दे harvest the crops. The harvesting season for different crops is different. The cutting and collecting of mature crop from the field is called
हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ, मैच्योर्ड, जो पूरी तरह से पक चुके हैं फसल हमारी, उसे काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये एक तरह का उनका सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि फार्मर को इतनी मेहनत के बाद अब क्या मिलने जा रहा है, उसका फल मिलने जा रहा है। और ये डिफरेंट सीजन और डिफरेंट क्रॉप्स के डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट जो नोट करने वाली लाइन वो है, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स ऑन द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Even now in India, harvesting with the help of traditional methods of sickle is used. The crops are harvested and tied in bundles and are kept dry, ready for threshing. From the crops, the grain have to be separated from the chaff. Harvesting is associated with celebrations such as dancing and singing. ठीक है, कहीं हमारे काफ़ी जगहों पे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम अभी यूज़ किया जाता है, सिक्कल जिसे कहते हैं। ठीक है, इमेज अभी हम देखेंगे सिक्कल दिखता कैसे है, जिसे फसल को काटा जाता है, बंडल बना के उसे रख दिया जाता है थ्रेशिंग के लिए। थ्रेशिंग का मतलब हुआ उसका ऊपर का जो छिलका है धान का, उसे और धान को अलग करना। तो हैंड सिकल वॉज द फर्स्ट वन टू बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। इट वॉज यूज्ड एज फार बैक एज 5000 ईयर्स एगो। 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट द थ्रेशर्स एंड द कंबाइन फॉलोड द सेम। अदर harvest machines were developed later on. A combine is in fact a combined harvester and thresher. A combine has a sharp edge for cutting off the tops of the grain plants such as the wheat, then it separated the grains from the stalk. Many of these farm machines are attachments that farmers can fix to a tractor. These days, these are tractors which help the farmer to control the speed of planting and harvesting. तो हैंड सिकल की तरह ही हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर के साथ एक कंबाइंड बनाया गया है, कंबाइनर, जो क्या दोनों है, हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। यानी साथ के साथ आपकी कटिंग भी हो रही है, साथ के साथ आपको क्या मिल रहा है, जो क्रॉप है, अनाज है, वो भी है, मिलते जाता है किसानों को। ठीक है, तो जो फर्स्ट इमेज है ये हमारी सिकल की है, दिस इज थ्रेशर, और ये है कंबाइन। इसमें देखो ये आपकी कटिंग भी हो रही है और इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, वापस वो अनाज मिल भी रहा है फार्मर को। इसके बाद जब हार्वेस्टिंग अगर हो गई है तो हम क्या करें, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द शेफ। शेफ का मतलब ऊपर का जो छिलका है, उसमें से धान को, अनाज को बाहर निकालना। दिस इज डन आइदर बाय द हैंड और बाय यूजिंग एनिमल सच एज बुलक्स और कैमल। पुराने जमाने में क्या होता था, कटिंग कर दी, उस इकट्ठा कर दिया जाता नीचे, उसके ऊपर फिर बैलों को या कैमल को घुमाया जाता था। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड बुलक or camels are made to walk over them again and again with their feet till the grains come out of the sheaf. और तब तक उन एनिमल्स को घुमाया जाता था तब तक कि वो धान अलग ना हो जाए। द ट्रैक्टर आर यूज फॉर डूइंग दिस जॉब इन मॉडर्न टाइम। और आज हम ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप्स गेट क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस although the grains come out of the sheaf. The till remains mixed with the sheaves and crushed leaves as well as the stems of the plant. The grains are then separated from the sheaf, dried leaves and stems of the crops. Harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of machines called combine. जैसे कि हम पिक्चर देख रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो सकता है। तो हार्वेस्टिंग व थ्रेशिंग में क्या हुआ, थ्रेशिंग का मतलब वो प्रोसेस जो क्या कर रहा हो, ग्रेन्स को रिलीज कर रहा हो फ्रॉम द शेफ, यानी उनके छिलकों में से उस धान को अलग कर रहा हो, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, मैनुअली हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। आजकल हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मशीन्स को, यानी ट्रैक्टर से थ्रेशर क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और फिर जो कुछ प्लांट्स भी अगर जा रहे हैं, प्लांट के टुकड़े जा रहे हैं, लिव्स जा रहे हैं, स्टेम जो, उनको भी क्या कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर दे रहा है। यानी हमें क्या मिल जाता है, किसान को एक फॉडर मिल जाता है, यानी चारा भी मिल रहा है उसके एनिमल्स के लिए। So next is winnowing. After threshing, seeds or grains are separated from the chaff, यानी है ऊपर का छिलका, by the wind, है ना। पुराने जमाने में ऐसे किया जाता था। You are already familiar with this method. It is done by putting the mixture of the grains, shavings and hang in a winnowing scoop, सूपा जिसे कहा जाता है ना। ये तो आपने नोटिस देखा ही होगा, अक्सर ग्रो में मिलता है ये। तो कुछ हाइट से इसको हिलाया जाता है ताकि धान अलग हो जाए और उसके छिलके अलग हो जाए। ड्रॉपिंग इट फ्रॉम ए हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग ब्रिज, जिस दिशा में हवा ब्लो कर रही उस दिशा में इसको हिलाया जाता है। द ग्रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन अ वर्टिकल मैनर whereas the chaff
So the grains drops to the ground in a vertical manner, whereas the chaff and hay, being lighter, fall little away and form a separate heap, है ना। तो जब कुछ हाइट से जब इसको गिराया जाता है तो ग्रेन थोड़ी हैवी वेट होने की वजह से वर्टिकली यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और जो उसके ऊपर का छिलका है वो थोड़ा लाइट वेट होता है, थोड़ा सा दूर जाके इकट्ठा हो जाता है। Nowadays we are using the machine, जी मशीन इसमें अलग किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज, अब जब विनोविंग हो गई है, हमने ग्रेन्स को अलग कर दिया, शेफ को अलग कर दिया, अब इसका क्या होगा, स्टोरेज होगा। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट। क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी से दूर रहें। सेफ फ्रॉम द रेन, बारिश से बचाओ। प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, बर्ड से, इंसेक्ट से सबसे दूर रखें। So third point is in airtight godowns in proper bags for the purpose of transportation. एयरटाइट गोडाउन जहाँ मॉइस्चर जल्दी से ना आए, हवा जल्दी से, ठीक है, ऐसे प्रॉपर बैग्स में, गोडाउन्स में रखना है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी करना है। द फ्रेश क्रॉप्स प्रोड्यूस हैज़ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। जो ताज़ा ताज़ा क्रॉप अगर हमने निकाली है उसमें क्या होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, पहले सुखाना पड़ता है, राइट। दिस मॉइस्चर content has to be reduced by drying. Drying while reducing the moisture content also protect the freshly harvested grains from attack by the microorganism. उसे जब सुखाया जाता है तो हमें यह भी ध्यान रखना है कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कोई पेस्ट उस पर एक्शन ना करे। Thus, spoilage of grain is prevented. In addition, stored products are to be protected from damage by the rats and insects. In our country, damage by such organism is as high as 25% of the crop produce. This therefore make the proper storage of the grains, है ना। तो ये कहा गया है कि हार्वेस्टिंग बाद में क्रॉप को हम जो प्रोड्यूस उसे हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए प्रॉपरली। इसके लिए हमें ये 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जब हम उस क्रॉप को अगर हम सुखा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कोई इंसेक्ट उस पर एक्ट ना करे, है ना। अब उसे हमने स्टोर तो कर लिया, बैग्स में डाल, अब ये प्रोटेक्ट करना है कि रेड इस पर इंसेक्ट, रेड अटैक ना करे, चूहे। तो इस तरह की जो केसेस हैं हमारे कंट्री में जो स्पॉइल हो रहे हैं ग्रेन्स क्रॉप्स, वो हो रही है 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। So food from animals. Man has been keeping animals since time immemorial. हमें याद भी नहीं है उस टाइम से रख रहे हैं एनिमल्स, कब से रख रहे हैं। वी कीप सम एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, फॉर इंस्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैटल। हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुलक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं की हेल्प से जाया जाता था। बुलक्स आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर। कैटल डंग इज यूज एज मैन्योर. Also, animal skin is utilized for making a variety of leather goods. Sheep are used for wool and meat. Dog has been used by man for a variety of purposes like security and company as a pet. Just as the food crops are obtained from the plants, similarly the food is obtained from the animals. The animals that gives us milk, egg, meat have to be looked after. The fish are also an important sources of food for us. प्लांट्स तो है ही, हमने बात करी। एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर, कि जब हम सिंस हमें जब याद भी नहीं है तब से हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स को रख रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। किसके लिए, फॉर द मिल्क के लिए रख रहे हैं, उससे बने प्रोडक्ट्स के लिए रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रखते हैं, एग्रीकल्चर में काम के लिए रखते हैं, मैन्योर के लिए रखते हैं, उनकी जो डंग्स है वो इस्तेमाल होती है। कुछ एनिमल्स हैं जिनकी जो स्किन है वो गुड्स, लेदर गुड्स, चमड़े के, है ना, सामान बनाने के काम आते थे। शिप को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वुल, रुई बनाई जाए उसे, है ना, गर्म कपड़े बनाने के, मीट के लिए। डॉग्स को इस्तेमाल करते थे सिक्योरिटी के लिए या ऐसे पालने के लिए, पेट के लिए। तो प्लांट्स के अलावा हमें एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे।
The keeping of animal for specific purposes is known as domestication. All domestic useful animals constitutes livestock. Cattle, buffalo, sheep, pigs and camel constitutes the livestock wealth of our country. The branch of agriculture that deals with the rearing of animals is known as animal husbandry. The next topic for the note is the branch of agriculture that deals with the rearing of animal is known as animal husbandry. The knowledge of animal husbandry is very useful to help us to increase the production of milk, egg, meat, wool, leather, etc. तो एनिमल हस्बेंड्री से हमें ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, एनिमल्स को रियर करना. So I hope the chapter is clear you. Thank you everyone.